नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं संसाधन। संसाधन हमारा आर्थिक भूगोल का एक हिस्सा है। आर्थिक भूगोल में हम नेट के दृष्टिकोण से संसाधन, संसाधन प्रबंधन और संसाधनों का वर्गीकरण एवं आर्थिक क्रियाएं, ये 3-4 सेगमेंट हैं जो नेट के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हम इसे ही पढ़ेंगे। तो आज हम संसाधन पढ़ रहे हैं। संसाधनों की परिभाषा समझेंगे, संसाधन के प्रकृति, संसाधन का वर्गीकरण देखेंगे। इसमें प्राकृतिक संसाधनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये बात करते हैं संसाधन है क्या। संसाधन वह प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक स्रोत संसाधन है जो मानव के लिए उपयोगी हो, यह मानव के उद्देश्य की पूर्ति करता हो। ठीक है, यह मानव के कार्य में उसकी सहायता करता हो, संसाधन है। अर्थात वह प्रत्येक वस्तु जो मानव उपयोगी है, संसाधन है। तो संसाधन की सबसे बड़ी बात क्या है? उपयोगिता। और ये उपयोगिता जो है, ये उपयोगिता संसाधनों में आती कहाँ है, कहाँ से है? तो ये उपयोगिता भी संसाधनों में मनुष्य के द्वारा आती है। इसीलिए बोला जाता है कि मनुष्य संसाधनों का जनक है। ठीक, ये उपयोगिता भी मनुष्यों द्वारा ही आती है। तो मनुष्य के ज्ञान को संसाधनों का जनक माना जाता है, समस्त संसाधनों के एक स्रोत माना गया है। तो कोई भी संसाधन, जैसे अगर हमारे इस मृदा के नीचे, इस धरती के नीचे अगर खनिज हो, लोहे का खनिज हो या कोयला हो, पेट्रोलियम हो, अभी वो ज्ञात नहीं है तो संसाधन नहीं माना जाएगा। कुछ समय पूर्व जैसे कोयले, पेट्रोलियम जैसी किसी वस्तु का ज्ञान हमें नहीं था, तो कोयला और पेट्रोलियम सिर्फ हमारे लिए एक काली वस्तु ही मात्र थी। या अभी भी अगर यहाँ पे लौह अयस्क है, भरा पड़ा है हमारे इस, जहाँ पे हम खड़े हैं इस जमीन के नीचे, तो ये भी हमारे लिए एक संसाधन नहीं है, क्योंकि उसका हमारे पास ज्ञान नहीं है, उसको निकालने की तकनीक नहीं है, हम उसे खोज नहीं पाए हैं। तो इसी प्रकार बात करें, जैसे कि अगर अफ्रीका की बात करें, तो अफ्रीका में नदियों में बहुत विशाल जल राशि है। वहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं, कांगो में जो नदियाँ बहती हैं, तो वहाँ पे जल विद्युत की क्षमता अपार क्षमता है, लेकिन उस क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है। तो वो नदियाँ जल विद्युत क्षमता उत्पादन के दृष्टिकोण से अभी भी संसाधन नहीं है। हाँ, उसके पानी को हम पी करके प्यास बुझा सकते हैं, तो पीने योग्य हैं, पीने के लिए एक संसाधन है, लेकिन उनका जो है अभी हम परिमार्जन करके एक बहुमूल्य संसाधन नहीं बना पाए। तो वो संसाधन नहीं है। और संसाधन क्यों नहीं है? वहाँ के मनुष्य विकसित नहीं है। वहाँ के मनुष्यों के पास, अफ्रीकों के पास जो है तकनीक नहीं है, अफ्रीका वासियों के पास। तो संसाधनों के लिए प्रकृति में पाए जाएं, ये होना चाहिए। उसके बाद मनुष्य हो और मनुष्यों की तकनीकी हो। जब ये तीनों मिलते हैं तो तब जाकर होता है संसाधन। अगर संसाधन देखें, संसाधन आते कहाँ से, पैदा कहाँ से होते हैं, तो प्रकृति में होने चाहिए। और दूसरा जो है, प्रकृति के साथ मनुष्य भी हो। ठीक है, और क्योंकि मनुष्य ही संसाधन बनाएगा, और मनुष्यों के पास ज्ञान भी हो। सिर्फ मनुष्य ही प्राप्त नहीं है, मनुष्यों के पास ज्ञान हो, उनकी अच्छी संस्कृति हो, संस्कृति से प्राप्त तकनीक से है। अब हम अफ्रीकी जो है संसाधन नहीं बना पाए नदियों के जल को, लेकिन वही अमेरिकी देख लीजिए, यूरोपीय कंट्री वाले देख लीजिए, वो विशाल जल राशि से जल विद्युत बना रहे हैं। ठीक है, वहाँ बांध बना करके वहाँ सिंचाई कर रहे हैं, या उस पानी से प्यास बुझा रहे हैं, क्योंकि नदियों में जो है मीठा जल बहता है, तो मीठे जल से प्यास बुझाई जा सकती है, समुद्र के खारे पानी से नहीं। अब तो यहाँ पे कंट्री जो है समुद्र के खारे पानी को भी जो है तकनीकी के माध्यम से उसमें भी परिवर्तन करके उसे भी पी रही है, तो उसे भी उपयोगी बना ले रही है। तो कहने का मतलब ये है, जब प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति, तकनीकी तीनों साथ में क्रिया करते हैं, तो प्रतिक्रिया स्वरूप हमारा संसाधन मिलकर बनता है। यह, और हम और सरल शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति और संस्कृति इनका मिलन ही जो है संसाधन के रूप में बदलता है। ठीक है, प्रकृति और संस्कृति का मिलन ही संसाधन के रूप में बदलता है, इनके मिलन से ही संसाधन प्राप्त होता है। तो ये संसाधन है। और संसाधन की कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं। संसाधन की परिभाषाएं, विभिन्न विद्वान संसाधन के बारे में क्या कहते हैं, ये परिभाषाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कि जिम्मरमैन की परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है। तो संसाधन कोई ऐसी वस्तु है जो मानव आवश्यकता एवं इच्छा की पूर्ति करने में सक्षम हो। J.S. फिशर महोदय कहते हैं कि संसाधन कोई वस्तु है जो मानव की आवश्यकता या मानव की इच्छा को पूर्ति करने में सक्षम हो। बिल्कुल, संसाधन में उपयोगिता, संसाधन का सबसे
मूल गुण जो है उसमें उपयोगिता हो, ऐसा होना जरूरी है। या अगर हमारे कमरे का पंखा है, अगर ये चल नहीं रहा है, मेरी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहा है, मुझे हवा नहीं दे रहा है, मेरी इच्छा की तृप्ति नहीं कर रहा है, तो ये संसाधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि पंखे का काम है चलना। तो ये सिर्फ कबाड़ के भाव बेचा जा सकता है। तो जरूरी है कि संसाधन जो है मानव की इच्छा की और आवश्यकता की पूर्ति करे, ऐसा J.S. फिशर बोलते हैं। कोई भी संसाधन हो तभी वो संसाधन माना जाएगा, ऐसा फिशर। इसे याद करने के लिए ऐसा देख लीजिएगा कि फिशर और यहाँ इच्छा का मतलब होता है विसर, ऐसे करके। तो दूसरा, संसाधन कोई वस्तु अथवा पदार्थ नहीं बल्कि कार्य है जिससे मानव की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके, ऐसा जिम्मरमैन बोलते हैं। तो संसाधन कोई भी वस्तु या एक पदार्थ नहीं है। अगर हम बात करें, संसाधन एक तरीके का एक ज्ञान है, ठीक है, एक जो है कार्य है जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करे, ठीक है। ये भी बात सही बोल रहे हैं कि संसाधन एक कार्य है जिससे मानव की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं हैं प्रकृति में, सभी संसाधन तो नहीं है। और वह वस्तु जो है वही संसाधन बनी है जिसमें उपयोगिता हो, जिसे मानव ने उपयोगी बनाया हो, ठीक है। ये जिम्मरमैन बोलते हैं ऐसा। फिर संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, जिम्मरमैन का दूसरा स्टेटमेंट बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं, ठीक है। वाकई संसाधन नहीं होते, संसाधन मनुष्य ही बनाता है, मनुष्य अपने ज्ञान तकनीकी के माध्यम से बनाता है। प्रकृति में बहुत सारी वस्तुएं हैं और हो सकता है भविष्य में कुछ अज्ञात संसाधन जो हैं, अज्ञात वस्तुएं जो हैं, उन्हें भी हम संसाधन का रूप दे दें। बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको हम संसाधन बना सकते हैं भविष्य में। हो सकता है ऊर्जा के कई वैकल्पिक स्रोत हमारे पास हों, पेट्रोलियम कोयले की आवश्यकता न पड़े। तो तीसरी परिभाषा क्या है? मनुष्य का ज्ञान सभी संसाधनों की जननी है, ऐसा मिचेल महोदय बोलते हैं कि मनुष्य का ज्ञान सभी संसाधनों की जननी है, ठीक है। तो बिल्कुल जननी है। अगर मनुष्य सिर्फ संसाधन हो, प्रकृति में वस्तुएं ही हो, तो वह वस्तुएं तब तक संसाधन नहीं है कि जब तक उस पर मनुष्य जो है अपने ज्ञान, अपने तकनीकी से उसे संसाधन न बना दे। जैसे कि हमने कहा, अफ्रीका की नदियों में बहने वाला जल एक संसाधन नहीं है, ठीक। अंटार्कटिका में पाया जाने वाला क्रेओलाइट जो है, ग्रीनलैंड में उत्तरी ध्रुव में पाया जाने वाला, वो भी एक संसाधन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मनुष्य की तकनीक उतनी विकसित नहीं हो पाई है कि उसे निकाल सके। अगर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जो है कोयले का भंडार है, पेट्रोलियम भंडार है, तो वहाँ पे मनुष्य के पास तकनीक उतनी विकसित नहीं है कि उसे जाकर निकाल सके, ठीक है। जितना मनुष्य वहाँ से पेट्रोलियम और कोयले को निकालने में जितना जो है उसे लाभ नहीं होगा, उतना ज़्यादा उसे अपने संसाधन और तकनीक लगाने में उतना ज़्यादा उसे व्यय करना पड़ेगा। तो इसलिए वो जो है वहाँ पर दबा हुआ कोयला या पेट्रोलियम संसाधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये संसाधन की कुछ परिभाषाएं रही। और संसाधनों के गुण देखते हैं, संसाधनों की प्रकृति क्या है उस पर बात करते हैं। जैसे कि संसाधनों में उपयोगिता होती है। बिल्कुल, संसाधन वही हैं जिनमें जो उपयोगी हों, जिनमें उपयोगिता होती है। संसाधन गत्यात्मक होते हैं। संसाधन गत्यात्मक होते हैं क्योंकि बहुत समय पहले आप देख रहे होंगे कि सीमित संसाधन थे, आज वर्तमान में संसाधनों की बाढ़ आ गई है। आज जो है हमारे पास सौर ऊर्जा है, आज हमारे पास जल ऊर्जा है, समुद्र से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। एक समय ऐसा था सिर्फ कोयले से ही ऊर्जा प्राप्त की जाती थी। उसके पहले ऐसा था कि सिर्फ ईंधन और लकड़ियों से ही ऊर्जा प्राप्त करते थे। तो इस तरीके से ऊर्जा के नए नए साधनों की खोज की जा रही है। सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, मनुष्य अपने जीवन को आसान बनाने के लिए बहुत सारी जो है घरेलू चीज़ों में लगातार वृद्धि कर रहा है। ये भी एक संसाधन है हमारे पास। अगर पंखा बहुत पहले नहीं था, आज पंखा है, तो ये भी संसाधन है। हमारे पास टेलीविज़न नहीं था, वो भी संसाधन है। मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो ये भी संसाधन है। तो धीरे धीरे संसाधन में लगातार वृद्धि होती जा रही है। यही है कि संसाधन इसी प्रकार बोल सकते हैं, संसाधन गत्यात्मक होते हैं, ठीक है। और ये भी है कि जो संसाधन आज जो संसाधन नहीं है वो कल संसाधन हो जाए। जैसे कि एक समय था कि कोयला जो है संसाधन नहीं था, उसकी खोज नहीं हुई थी, ठीक है, तो संसाधन नहीं था, लेकिन आज कोयला संसाधन हो चुका है। तो हो सकता है हमारे इस जो है प्रकृति में कुछ ऐसी वस्तुएं हों जिनकी हम खोज ना कर पाए हों, भविष्य में वो संसाधन बन जाए। तो संसाधन मूर्त और अमूर्त होते हैं। बिल्कुल, संसाधन जो है मूर्त और अमूर्त
दो प्रकार से संसाधनों को बांट सकते हैं। मूर्त संसाधन जो हमें दिखाई दे, अमूर्त संसाधन जो हमें दिखाई न दे। मूर्त संसाधन जैसे प्रकृति में पाई जाने वाली समस्त वस्तुएं, पेड़ पौधे, मनुष्य, झील झरना, नदियाँ, पर्वत पठार। अमूर्त संसाधनों में जैसा कि मूर्त संसाधन कहे जा सकते हैं मनुष्य का ज्ञान कौशल, मनुष्य की शारीरिक क्षमता, मनुष्य की बौद्धिक क्षमता, मनुष्य का चरित्र, मनुष्य का समाज, मनुष्य का संगठन, मनुष्य की राजनीतिक व्यवस्था, मनुष्य की सरकार। ये एक जो है अमूर्त अमूर्त संसाधन है। अमूर्त संसाधनों की जो है संसाधनों को बनाने में बहुत ही जो है बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वहाँ कहीं किसी भी देश की सरकार, समाज, वहाँ पे रहने वाले लोगों की संस्कृति ही किसी वस्तु को जो है संसाधन बनाती है। तो अगर सरकार जो है विभिन्न शोध कार्यक्रमों को चलाती है तो वहाँ पे नए नए संसाधन बन के निकलते हैं, ठीक है, नई नई खोजें होती हैं। अगर सरकार इस तरीके से नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, तो संसाधन भी नहीं बनते हैं। और साथ में अगर हम देखें तो जैसे अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में ऐसा था कि पहले था कि सागर को पार करना अनुचित माना जाता था, तो भारतीय लोग सागर को पार करके नहीं जा पाए और सागरीय संसाधनों की खोज नहीं कर पाए, विदेशों में जाकर व्यापार नहीं कर पाए। वहीं यूरोपीय कंट्री की संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं था, वो सागर को पार किए, विभिन्न देशों में गए, सागरीय संसाधनों का उपयोग किए, विभिन्न देशों में अपना उपनिवेश स्थापित किए, वहाँ के संसाधनों को लूटा या वहाँ पे व्यापार किए। तो इस तरीके से जो है संसाधन जो है तकनीकी और वहाँ की संस्कृति मनुष्य से बनते हैं। तो संसाधन प्रतिरोध एवं तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। ये चौथा जो संसाधनों का एक प्रकृति संसाधनों का गुण है कि संसाधन जहाँ मिलेंगे वहाँ प्रतिरोध और तटस्थ तत्वों के साथ मिलेंगे, यानी कि संसाधन जहाँ मिलते हैं वहाँ हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ता है, ये प्रतिरोधों के साथ मिलते हैं। जैसे कि प्रकृति में बाढ़ भी पाया जाता है, सूखा भी पाया जाता है, मरुस्थल भी पाया जाता है। तो संसाधन ऐसे ऐसे जगहों पर मिलते हैं जिनको निकालना भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। यह संसाधन जो है संसाधनों को निकालने में, किसी वस्तु को संसाधन बनाने में प्रतिरोध और तटस्थ तत्व जैसे कि प्रकृति द्वारा जो बाढ़, सुनामी, मरुस्थल ये सब दिए जाते हैं, इसके साथ में ही मनुष्य द्वारा जो है कुछ प्रतिरोध एवं तटस्थ तत्व खड़े किए जाते हैं, जैसे मनुष्य की ज्ञान, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये भी एक प्रतिरोध तत्व है जो कि किसी वस्तु को संसाधन बनाने में जो है काफ़ी प्रतिरोध का काम करते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति शिक्षित है, ठीक है, तो वो किसी वस्तु को संसाधन का रूप वस्तु को नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से ये संसाधन की प्रकृति हुई, ये परिभाषा हुई। अब संसाधनों के हम प्रकार को समझते हैं। संसाधन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। मानव संसाधन हुआ है जिसे मानव ने बनाया है, जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है, मानवीय तकनीकी, मानवीय ज्ञान के माध्यम से। जैसे ये वो बोर्ड मानव ने बनाया है, ये कलाई घड़ी मानव ने बनाया है, ये मार्कर मानव ने बनाया है। समस्त मानवीय उपभोग की चीज़ें जिसे मानव ने बनाया है वो मानव संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन के दायरे में प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्त चीज़ें प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगी, जिसे मानव नहीं बना सकता है। तो हमारे सिलेबस में प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन को हम व्यवहार तरीके से पढ़ेंगे, उसके प्रकार को समझेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का प्राकृतिक पर्यावरणीय तत्वों के आधार पर जो है उसे दो भागों में बांट सकते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन से हमारा तात्पर्य है जिसमें जीवन होता है, जिसमें चेतना होती है, वो जैव संसाधन कहलाएंगे। अर्थात जैसे जीव जंतु, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, ये जैव संसाधन है। अजैव संसाधन वह संसाधन है जिसमें चेतना नहीं होती है, जो जड़ होते हैं, वो अजैव संसाधन या भौतिक संसाधन कहलाएंगे। जैव संसाधनों का एक ऐसा में गुण पाया जाता है प्रजननता का, जो अपनी वृद्धि स्वयं कर सकते हैं। अजैव संसाधन अपनी वृद्धि नहीं कर सकते हैं। अजैव संसाधन में लोहा, धातुएं, खनिज संपदा आ जाएगी, पर्वत पठार, झरने, नदियाँ आ जाएंगी। जैव संसाधन में पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति आ जाएगा। तो नव्यकरणीयता के आधार पर संसाधनों को निम्न भागों में बांटा गया है। नव्यकरणीयता अर्थात सततता के आधार पर, मतलब लगातार उपयोग करने के आधार पर बांटा गया है नव्यकरणीय संसाधन। नव्यकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिसमें जो है हम परिवर्तन करके जिसके गुण में हम वृद्धि कर सकते हैं,
जिसमें हम अपनी तकनीकी के माध्यम से उसके गुण में वृद्धि कर सकते हैं, उसका उपयोग हम लगातार कर सकते हैं, या जिसमें हम चक्रण कर सकते हैं, जैसे कि हम लोहा या समस्त धातुएं जो हैं उनके उपयोग में वृद्धि कर सकते हैं, उनके गुण में परिवर्तन कर सकते हैं, उनका हम चक्रीय रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, या नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत पेड़ पौधे जीव जंतु वनस्पतियाँ आ जाएंगी, जिनको हम नए सिरे से पैदा कर सकते हैं, उनमें प्रजनन करवा सकते हैं। तो पेड़ पौधे जो है, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, लोहा, ये सब नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जो कि एक न एक दिन समाप्त हो जाने वाले हैं, वो समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि ऊर्जा संसाधन, पेट्रोलियम, कोयला। ये संसाधन जो है एक सीमित मात्रा में है और इनकी मात्रा एक दिन समाप्त हो जाएगी, फिर ये हमें दोबारा नहीं प्राप्त होंगे। अक्षुण्य सनातन संसाधन, अक्षुण्य सनातन संसाधन वो संसाधन है जो कि अक्षुण्य सनातन संसाधन वह संसाधन है जो मानवीय उपयोग के लगातार मानवीय उपयोग के कारण भी ये कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, ये लगातार सनातन चिरकाल तक बने रहेंगे। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, जल हो गया, वायु हो गई। हाँ, इस जल और वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन हो सकता है ये, लेकिन कभी खत्म नहीं होंगे, ये समाप्त होने वाले संसाधन नहीं, अक्षुण्ण ये बने रहेंगे। तो नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जिसका मानव चक्रीय रूप से लगातार इस्तेमाल कर सकता है। अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। अक्षुण्ण संसाधन है सनातन संसाधन जो कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। नवीकरणीय संसाधन भी एक समय बाद पश्चात समाप्त हो जाएंगे, लेकिन मानव इसमें वृद्धि कर सकता है अपनी तकनीकी के माध्यम से। लेकिन अक्षुण्ण संसाधन वह है जिनमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये हमेशा मानव को प्राप्त होते रहेंगे। जैसे सौर ऊर्जा, समुद्र से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वायु से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। उपलब्धता तथा वितरण के आधार पर सर्वसुलभ संसाधन, सामान्य संसाधन, विरल संसाधन, अद्वितीय संसाधन। तो सर्वसुलभ संसाधन वह संसाधन जो सभी जगहों पर समान रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि हवाएं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसें जो है संपूर्ण पृथ्वी पर समान रूप से प्रत्येक जगह पाई जा रही हैं। सामान्य सुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ संसाधन वह संसाधन है जो प्रत्येक जगह पर समान रूप से नहीं पाई जाती है, लेकिन लगभग प्रत्येक पृथ्वी की समस्त जगहों पर पाई जाती है। जैसे कि मृदा हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, सौर ऊर्जा हो गई, ये सामान्य सुलभ हैं। अर्थात ये संपूर्ण पृथ्वी में तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन लगभग प्रत्येक जगह पर पाए जाते हैं। जैसे कि आपकी ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पाई जाती है, वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। अब सामान्य सुलभ में जीव जंतु वनस्पति उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर बहुत कम मात्रा में पाए जाएंगे, तो ये सामान्य सुलभ है। विरल संसाधन, विरल संसाधन वह जो किसी एक स्थान विशेष पर ही पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, स्थान विशेष पर पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्थानिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि खनिज संसाधन, लोहा, लौह अयस्क, तांबा, निकिल, पेट्रोलियम, कोयला, ये सारे विरल संसाधन कहलाएंगे या स्थानिक संसाधन। अद्वितीय अनन्य संसाधन, अद्वितीय अनन्य संसाधन वह संसाधन अद्वितीय अनन्य संसाधन कहलाएगा जो कि किसी एक सीमित स्थान पर पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि क्रायोलाइट ग्रीनलैंड में पाया जाता है, तो ये अद्वितीय अनन्य संसाधन है, ये किसी एक सिर्फ ग्रीनलैंड के अलावा ये किसी और जगह पर नहीं पाया जाता है। तो उपयोगिता एवं संभाव्यता के आधार पर संसाधनों को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन, संभाव्य संसाधन, गुप्त संसाधन, विकसित संसाधन। तो उपयोगिता के आधार पर देखें तो अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयुक्त अर्थात अनियोजित संसाधन, वह संसाधन जिसका प्रयोग नहीं किया गया है, वर्तमान में जिसका प्रयोग नहीं किया गया है, वह अनियोजित संसाधन है। अप्रयोजनीय संसाधन, अनयूजेबल संसाधन, वह संसाधन है जिसका वर्तमान तकनीकी के आधार पर प्रयोग भविष्य में भी नहीं किया जा सकता। अनयूजेबल, वह अनयूजेबल संसाधन है। जैसे अगर पृथ्वी के कोर से निकिल निकालने की बात की जाए, जो वहाँ पे निकिल है, तो उस निकिल को हम संसाधन के रूप में प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, वह अप्रयोजनीय संसाधन है। संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन वह संसाधन है जिसका हम निकट भविष्य में इस्तेमाल करेंगे, वह संभाव्य संसाधन है। गुप्त संसाधन वह संसाधन है जो कि हमारे प्रकृति में विद्यमान है, लेकिन हम उसकी मात्रा
के बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है और उसको हम वर्तमान में खोज नहीं पाए हैं, तो वह गुप्त संसाधन है। विकसित संसाधन वह संसाधन जो जिसका हमने विकास कर लिया है और वर्तमान में धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे विकसित संसाधन के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, लौह अयस्क, खनिज। ठीक है, ये सारे विकसित संसाधन हैं। हो सकता है इनमें और भी हम विकास करें आगे चल के, तो ये सारे विकसित संसाधन के दायरे में आएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा संसाधनों के प्रकार को, समझा। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण संसाधन के बारे में बताने चल रहे हैं, जिसे हम मृदा कहते हैं। मृदा समस्त संसाधनों में एक ऊर्जा के प्रवाह का काम करती है, समस्त संसाधनों का एक आधार है मृदा। अगर देखा जाए कि जितने प्राकृतिक संसाधन हैं या मानव निर्मित संसाधन हैं, इन संसाधनों का एक आधार कहाँ पे है? मृदा पर है। या अगर प्राकृतिक संसाधन में जो जैविक संसाधन है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो है इस मृदा के माध्यम से होता है, सॉइल के माध्यम से होता है। तो इसलिए हम इस सॉइल को मीडिएटर बोल सकते हैं, एक माध्यम, एक ऊर्जा के माध्यम का स्रोत कह सकते हैं। जैसे कोई पेड़ पौधा या जीव जंतु का जीवन समाप्त होता है तो वह मिट्टी में मिल जाता है, तो उसका ह्यूमस बन जाता है। तो ह्यूमस मृदा में पाई जाती है, मृदा में और पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन पाई जाती है, वह किसी एक नए पेड़ को जन्म देती है। आप महसूस करिए, विचार करिए कि जब कोई बीज मृदा में डाला जाता है तो वह बीज जो है मृदा से ऊर्जा प्राप्त करता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का आकार ले लेता है। तो मृदा में इतनी अपार ऊर्जा होती है, उस वनस्पति को फिर कोई जीव खाता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, वनस्पति को मनुष्य खाता है, फिर उसकी ऊर्जा मृदा में जाती है। तो मृदा एक ऐसा संसाधन है जो एक ऊर्जा के संचरण में सहयोग करता है। तो हमें चाहिए कि मृदा को सुरक्षित रखें, मृदा का संरक्षण करें, मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखें। इस मृदा को सेव करने के लिए एक सेव सॉइल नामक एक अभियान सदगुरु, जिन्हें हर व्यक्ति जानता है, चला रहे हैं। भारत से यूरोप तक वो 21 मार्च से एक यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग 30,000 किलोमीटर की यात्रा होगी और इसमें वो समस्त देशों से होकर, रास्ते में पड़ने वाले देशों से होकर गुजरते हुए वो सेव सॉइल अभियान के बारे में बताएंगे। उनके इस अभियान में मृदा को कैसे सुरक्षित करें, मृदा के लिए हम क्या कर सकते हैं, मृदा की स्थिति कहाँ पर कैसे है, इन चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त होगी। तो आप भी इस अभियान से जुड़ सकते हैं, एक दूसरे को बताइए और मृदा के बारे में पढ़िए, क्योंकि मृदा से ही संपूर्ण जीवन है। हर व्यक्ति मृदा से ही बनना है और मृदा में ही जाके मिल जाना है। तो इस अभियान से जुड़िएगा। चलिए, किसी क्लास में हम बात करेंगे, अगली क्लास में अगले किसी टॉपिक पर। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।